हेलो, कैरियर टीवी में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि इस समय हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, हल कर रहे हैं, तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। इस समय आपको वही प्रश्न प्रैक्टिस सेट में पूछे जा रहे हैं, आपके समक्ष प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। आइए देखते हैं जो प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का प्रश्न नंबर 1। गौरव का विलोम क्या होगा? गौरव हमारा शब्द है, इसका विलोम क्या होगा? तो गौरव का विलोम, गौरव माने होता है बड़ा, गौरव माने बड़ा, तो शर्म होगा, लाघव होगा, हैरत होगा, हेयत या हीनता। तो गौरव का विलोम हो जाएगा लाघव। गौरव माने बड़ा और लाघव माने छोटा। यहाँ पे विकल्प नंबर बी आपका सही होगा। ऊहापोह का पर्यायवाची है ऊहापोह। ये शब्द आपका है ऊहापोह, इसका पर्यायवाची शब्द क्या है? देखिए, क्या निश्चय है, असमंजस है, अभिभूत है या व्यग्रता है? तो ऊहापोह का जो पर्यायवाची होगा वो होगा असमंजस। असमंजस माने ऊहापोह। विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला आपका अश्व। अश्व का पर्यायवाची नहीं है। इसमें से हमें, अश्व माने होता क्या है? घोड़ा। अश्व माने क्या होता है? घोड़ा। तो हमें जो है इसमें घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, उस शब्द को चुनना है। तो देखिए, तरंग, घोटक, घोड़ा या है। तो जो अश्व का पर्यायवाची नहीं है तो घोटक होता है, घोड़ा भी है और है भी है। ये तरंग नहीं तुरंग होता है। क्या होता है? तुरंग। यदि यहाँ पे लिखा होता तुरंग, तो ये तुरंग अगर होता तो ये घोड़ा का पर्यायवाची होता। तरंग माने होता है लहर, इसलिए आपका यहाँ पे विकल्प नंबर ए हो जाएगा। आगे देखो, नीचे लिखे वाक्य के लिए सही मुहावरे का चयन कीजिए। अब नीचे लिखे वाक्यों में सही मुहावरे का चयन करना है। तो देखिए, सही मुहावरा क्या हो जाएगा? आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दोष कर्मों, यहाँ पे हो जाएगा दुष्कर्मों, ये नहीं होगा, क्या हो जाएगा? दुष्कर्मों के लिए स्वयं, दुष्कर्मों के लिए स्वयं क्या है? सिर धुनता है, कलेजे पर हाथ रखता है, असमंजस में पड़ जाता है या फूट फूट कर रोता है। तो आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं जो क्या करता है? सिर धुनता है। क्या करता है? सिर धुनता है। अंत में अत्याचारी व्यक्ति इतना परेशान होता है, इतना परेशान होता है कि उसकी समस्या का कोई समाधान ही नहीं रह जाता। तो यहाँ पे हो जाएगा सिर धुनता है। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? अवयव, प्रत्यय, समास या संधि। तो जब दो वर्ण मिलेंगे तो संधि का निर्माण होगा और जब दो शब्द मिलेंगे तो समास का निर्माण होगा। निह धन चेष्टा की संधि होगी। हमने आपको बताया था ये जो हमारे विसर्ग होते हैं ये कई प्रकार से, कहीं तो हम इसका जो है सा में परिवर्तन कर देते हैं, तो देखिए कहीं तो इस सा में बदल देते हैं। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे निधन चेष्ट की संधि क्या होगी? तो निश्चेष्टा, निश्चेष्ट, निश्चेष्टे या निश्चेष्टो। तो ये आपका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, निश्चेष्ट हो जाएगा। विसर्गों का परिवर्तन तालव्य सा में हो जाएगा।
अगला आपका है अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना का क्या अर्थ है? अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपना मतलब निकालना, अत्यधिक प्रिय होना या बहुत समय बाद दिखना। तो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना यानी कि अपनी प्रशंसा स्वयं करना। विकल्प नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। तो अंधे को दीपक दिखाना यानी अंधे का रास्ता रोशन करना, ना समझ को उपदेश देना, ना समझ को रोशनी देना, अंधे की सहायता करना। तो अंधे को दीपक दिखाना का सही अर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ना समझ को उपदेश देना। विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला आपका है उच्चारण स्थान की दृष्टि से इनमें से कौन सा व्यंजन तालव्य है? तो हमने आपको एक दिन एक सूत्र बताया था, सूत्र था हमारा इचू इचू यशा नाम तालु। सूत्र हमारा क्या था? इचू, सूत्र हमारा है इचू यशा, इचू यशा नाम, इचू यशा नाम तालु। और हमें तालव्य ही पूछ रहा है, इचू यशा नाम तालु। तो देखिए ई से मतलब है हमारा छोटी बड़ी, ई से मतलब क्या है? छोटी बड़ी। और चू से मतलब है पूरा चा वर्ग। तो चा, छा, जा, झा और इया। फिर यहाँ तक आपका होगा। अब यशा नाम, अब आपका क्या बचा? या और सा। तो इतने हमारे वर्ण जो हैं इनका उच्चारण स्थान तालु से होगा। एक सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, इचू यशा नाम तालु, इचू यशा नाम तालु। तो हमारा ये छोटी बड़ी और चा छा जा झा इया ये आपका हो जाएगा, और या और सा। तो ये हमारे इतने जो वर्ण हैं वो कहाँ से? तालु से बोले जाते हैं, इसलिए इसमें आपका विकल्प नंबर जा ये सही हो जाएगा, ये आपका तालव्य हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है अविकारी शब्द होता है, तो अविकारी शब्द संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है या अव्यय है? तो अविकारी शब्द को ही हम अव्यय कहते हैं। विकल्प नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ताम्र का तद्भव क्या है? तो ताम्र, ताम्र का ये तत्सम लिखा है और हमें तद्भव निकालना है। चांदी है, सोना है, तांबा है या पीतल है? तो ताम्र का जो तद्भव शब्द है वो तांबा हो जाएगा। अगला आपका है इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? भाववाचक हमें निकालना है, क्या मित्रता है, पंडित है, इच्छा है या चलना है? तो भाववाचक संज्ञा जो हमारी हो जाएगी वो मित्रता हो जाएगी। अगला आपका प्रश्न है शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द। शायद कमरे में कोई छुपा हुआ है, तो क्या प्रश्नवाचक की बात की गई है, संबंधवाचक की बात की गई है, अनिश्चितवाचक की बात की गई है या निजवाचक की बात की गई है? तो शायद कमरे में, तो शायद हमें पता नहीं है, इसलिए ये अनिश्चितवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आपका आ जाएगा। विकल्प नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला आपका अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? अकर्मक क्रिया, अगर क्रिया पूछे तो दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। फिर उसमें से जो अकर्मक क्रिया है उसके तीन भेद हैं, चार हैं, दो हैं या पांच हैं। तो अकर्मक क्रिया के तीन भेद होते हैं। विकल्प नंबर ए आपका सही हो जाएगा। सैनिक शब्द में प्रत्यय है, का प्रत्यय है, इक प्रत्यय है, इक प्रत्यय है या निक प्रत्यय? सैनिक शब्द में आपका इक प्रत्यय हो जाएगा। अगला आपका है इनमें से किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? तो द्वंद्व समास किसमें नहीं है? तो राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, सर्प सर्पन कुल, तो सर्पन कुल, सर्पन और कुल। फिर
वाणी विनायक, वाणी और विनायक। फिर वाग्वीर, तो वाग्वीर में आपका क्या नहीं है, इसमें द्वंद्व समास नहीं है, बाकी तीनों में द्वंद्व समास है। प्रश्न 17 से 18 नीचे दिए गए कुछ शब्दों के भिन्न रूप दिए गए हैं, शुद्ध रूप का चयन करना है प्रश्न नंबर 17 और 18 में। तो देखिए यहाँ पे इसमें से शुद्ध कौन सा है, मधुसूदन, मधुसूदन, मधुसूदन या मधुसूदन। तो क्या हो जाएगा, मधुसूदन, ये आपकी शुद्ध वर्तनी है, मधुसूदन। अगला आपका इसमें से कौन सा सही है, सु सु सूरसा या सुसूरसा या सुसूरसा या सुसूरसा। तो इसमें से कौन सा सही है, आप बताएं, कौन सा इसमें से सही होगा, बताइए। इसमें आपका विकल्प नंबर ए सही होगा, सुसूरसा। पहले तालव्य सा, फिर श्रमिक वाली सा, फिर मूर्धन्य सा। अगला प्रश्न है, अंधे के हाथ बटेर लगना, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। तो बिना ताकत के प्राप्ति, बिना मेहनत के ही उपलब्धि प्राप्त होना, बिना आंख के प्राप्त होना, बिना आंख के पक्षी को मारना। यानी अंधे के हाथ बटेर लगना, बिना ताकत के प्राप्ति या बिना मेहनत के ही उपलब्धि प्राप्त होना। इन चारों से सबसे सही विकल्प आपका बी है। किस क्रम में मुहावरा नहीं है, देखिए, भागीरथी प्रयत्न, समझ पर पत्थर पड़ना, असरफियों लूटे कोयलों पर मोहर, या हाथों के तोते उड़ना। देखिए, हाथों के तोते उड़ना ये भी है मुहावरा आपका। फिर भागीरथी प्रयत्न ये भी मुहावरा है। समझ पर पत्थर पड़ना यानी अक्ल पर पत्थर पड़ना ये भी आपका मुहावरा है। आपने इस मुहावरे को कभी नहीं सुना होगा। ये देखिए, इसके शब्द ही आप देखिए, शब्दों से ही आप पहचान जाएंगे कि असरफियों लूटे कोयलों पर मोहर। ठीक, तो यही जो है आपका शब्दों से ही ये मुहावरा नहीं है। अगला देखें, व्यक्तिगत प्रश्न में पता कहाँ लिखा जाता है। जो हम व्यक्तिगत प्रश्न लिखते हैं तो पत्र, व्यक्तिगत पत्र लिखते हैं, यदि हम किसी को पत्र लिखते हैं व्यक्तिगत अकेला पत्र, तो उसकी शुरुआत उसमें मतलब पता कहाँ पे लिखा जाता है, तो शुरू में या अंत में या बीच में या कहीं नहीं। जब हम किसी को व्यक्तिगत पत्र लिखते हैं तो पता हम सबसे पहले ही डालते हैं शुरू में, अंत में पता नहीं, पता हम सबसे शुरुआत में ही पता डालेंगे जब हम किसी को व्यक्तिगत पत्र लिखते हैं। पत्र भी लिखने के कई तरीके हैं, तो पता हम शुरू में ही डालते हैं। जैसे अगला प्रश्न, प्रार्थना पत्र में सबसे पहला शब्द होता है। जब हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं, जैसे हमें छुट्टी लेनी है, हम अपने विद्यालय में प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र हमें लिखना है, तो हमको छुट्टी लेनी है या अचानक कोई कार्य पड़ गया है, तो हम कहाँ से शुरुआत करेंगे, सेवा में कि मान्यवर कि धन्यवाद या तारीफ। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ये तो सभी को पता है, क्या, सेवा में। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, जो भी स्कूल का नाम है, विद्यालय का नाम है, उसके बाद हम अपनी समस्या को अवगत कराते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। ये तो हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि किसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो हिंदी शब्द है जो हमारा, हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है, क्या मागधी से हुई है, शौरसेनी से हुई है, अर्धमागधी से हुई है या नागर से हुई। तो हिंदी की उत्पत्ति हुई है शौरसेनी अपभ्रंश से। ये तो हमने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया था कि हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, शौरसेनी अपभ्रंश से। विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया है। किस अनुसूची में, राजभाषाएं, जो हमारी राजभाषाएं हैं
उनको किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? 5वीं, 8वीं, 7वीं या 9वीं? तो सभी जानते हैं कि 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं और जोड़ दी गई। ठीक है, हमारी जो मूल भाषाएं थी वो थी 18। मूल भाषाएं कितनी थी? 18। उसमें 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को और जोड़ा गया। तो इस समय जो हमारी वर्तमान समय में भाषाएं हैं उनकी संख्या है 22। तो 8वीं अनुसूची को जोड़ा गया। संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया? तो राजभाषाएं, 4 राजभाषाएं जुड़ी 8वीं अनुसूची में। अगला देखिए, संतोष से बढ़कर सुख नहीं है। वाक्य कैसा है? संतोष से बढ़कर सुख नहीं है। क्या मिश्र वाक्य है, या सरल वाक्य है, या संयुक्त वाक्य है, या कोई नहीं? संतोष से बढ़कर, संतोष से बढ़कर सुख नहीं है। तो ये कौन सा वाक्य है? ये हमारा वाक्य हो जाएगा संयुक्त वाक्य। देखो, संतोष से बढ़कर यानी संतोष हमारी भावना को व्यक्त कर रहा है। संतोष किसको? हमारी आंतरिक भावना है। तो भावना इसमें जुड़ी हुई है, से बढ़कर सुख नहीं है। जब यहाँ पे देखो सुख और भावना 2 चीजें जुड़ी हैं, इसलिए वो संयुक्त वाक्य हो गया। केवल एक विधेय और एक उद्देश्य यदि होता तो सरल वाक्य हो जाता। तो अगर एक उद्देश्य एक विधेय हो तो सरल वाक्य होगा। अगर हमारी उसमें 2 किसी भी वाक्य में जैसे 2 हमारे तथ्य जुड़े हों तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। इसे हम और, यथा, तथा से जोड़ते हैं। मिश्र वाक्य उस वाक्य को कहते हैं कि उसमें 2 वाक्य होंगे। एक हमारा पहला वाक्य होगा, फिर उपवाक्य होगा। तो जो पहला वाला वाक्य है, पहले वाला वाक्य जो है दूसरे वाले वाक्य से बहुत ही संबंधित होगा। कैसे? जैसे आज वर्षा, आज वर्षा क्या? आज वर्षा अगर मतलब इस वर्ष वर्षा अच्छी हो जाती तो हमारी फसल अच्छी हो जाती। यानी पहली बात को जो है दूसरा वाला वाक्य जो है स्पष्ट कर रहा, पूरी कर रहा। इस प्रकार के वाक्यों को मिश्र वाक्य कहेंगे। ये भी हमने बहुत विस्तृत आपको पढ़ाया था। आगे देखिए, फूलहि फलहि न वेद यद्यपि सुधा बरसहि जलद में। कौन सा अलंकार है? अब देखो, समझो इसको। फूलहि माने फूलना, फरहि मीन्स फरना, न वेद और यद्यपि सुधा बरसहि जलद। अब देखो, हमने एक परिभाषा आपको बताई थी। यहाँ जो है अप्रस्तुत का प्रस्तुत से वर्णन कराया जा रहा है कि फूलहि फरहि न वेत यद्यपि सुधा बरसहि जलद। ठीक है, तो यहाँ पे अप्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष से जो है यहाँ पे मेल कराया जा रहा है। इसलिए हमने परिभाषा बताई थी आपको, हो जाएगा विशेषोक्ति अलंकार। ठीक है, जब अप्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष से जब वर्णन कराया जाए तो वहां पे विशेषोक्ति हो जाता है। भ्रांतिमान में क्या होता है? अब यहाँ पे जान ही लें आप चारों। भ्रांतिमान में होता है जब आपको भ्रम हो, आप चीज क्लियर ना कर पाए, जब भ्रम हो। जैसे एक उदाहरण है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। आप इतना भ्रमित हैं कि आप जान ही नहीं पा रहे हैं कि साड़ी के बीच में नारी है या नारी के बीच में साड़ी है। ये भ्रम है ना, तो भ्रांतिमान। जैसे भ्रम क्या होता है? भ्रमवश एक उदाहरण है कि एक हाथी होता है, वो जा रहा होता है और रास्ते में जो है बहुत, जब सांप पुराना हो जाता है तो वो भी गन्ने की तरह, जैसे जब गन्ना बहुत पुराना हो जाता है तो उसमें जो पोड़ होते हैं वो बहुत काले चितकबरे से हो जाते हैं। उसी प्रकार से जब सर्प बहुत पुराना हो जाता है तो उसकी भी जो शरीर की जो आकृति है, बनावट है, वो भी बहुत काली गन्ने की आकार की हो जाती। हाथी जा रहा था, वो भ्रमवश समझ ही नहीं पाया कि ये सांप है या गन्ना है। तो उसने अपनी सूंड में उसने जो है उठाना सोचा, सूंड से हम उठा लें, और सांप को भी भ्रम हो गया। सांप को ये भ्रम हो गया, वो हाथी की सूंड को ये जान ही नहीं पाया कि ये हाथी किसी जानवर की का मुख है या हमारा बिल है। वो भी भ्रमवश जो है हाथी की सूंड में घुसने लगा।
तो दोनों को भ्रम हो गया। जहां पे भ्रम हो जाए, आप क्लियर ना कर पाए, स्पष्ट ही ना कर पाए चीज को, तो वहां भ्रमवश भ्रांतिमान होगा, भ्रमवश भ्रांतिमान होगा। और जब अप्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष से वर्णन करा जाए तो विशेषोक्त होगा। दृष्टांत अलंकार वहां पे होता है जब किसी भी चीज का नाना प्रकार से वर्णन किया जाए, जैसे तू रूप है गगन में, सौंदर्य है चमन में, इस प्रकार से मतलब एक वस्तु का नाना प्रकार से वर्णन, तो वहां दृष्टांत हो जाएगा। विभावना क्या होता है, तो विभावना में भी आरोप होता है, तो वहां पे विभावना अलंकार हो जाता है। आगे देखते हैं, रीत काल में रस संप्रदाय का प्रथम आचार्य कौन है। रीत काल में पूछा गया आपका, देखो भातेंद्र युग है, फिर द्विवेदी युग है ना, यहाँ पे रीत काल की बात की गई है। तो रीत काल में रस संप्रदाय का प्रथम आचार्य कौन है, क्या चिंतामणि त्रिपाठी हैं, देव हैं कि केशवदास हैं कि भानु दत्त हैं। तो जो रीत काल में रस संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो केशवदास हैं। और ये वेरी वेरी मोस्ट जो है आपका प्रश्न है कि रीत काल में रस संप्रदाय का जो प्रथम आचार्य है वो कौन है, केशवदास। अगला देखिए, दीन दयाल विरद संभारी किस छंद का एक चरण है। अब आप ये तो पहचान ही जाएंगे, दीन दयाल विरद संभारी तो क्या है, हरहु नाथ मम संकट भारी, तो ये हमारी चौपाई छंद है। क्या है, चौपाई। और चौपाई छंद में 16-16, एक प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, 16-16 मात्राएं। 4 चरण होते हैं और चारों चरणों में 16-16 मात्राएं होती हैं। समझ गए, चारों चरणों में 16-16 मात्राएं होती हैं, तो ये आप समझ गए। आगे देखिए, सुनो, क्या तुमने यह खबर सुनी, गांधी जी को राष्ट्रपिता, गांधी जी जो राष्ट्रपिता थे उनका निधन हो गया, शोक महाशोक। उपर्युक्त वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। ये मतलब दिया हुआ है आपका सेंटेंस, एक वाक्य दिया है, इसमें पूछा गया है किसका प्रयोग नहीं हुआ है, क्या पूर्ण विराम का, अर्ध विराम का, उदाहरण का या विस्मयाद बोधक का। तो देखो ये हमारे जो हैं चिन्ह, ये विस्मयाद बोधक के चिन्ह हैं। और उदाहरण तो सुनो, सुनो क्या तुमने, तो ये मतलब उदाहरण को ही प्रस्तुत कर रहा है कि ये उदाहरण है कि सुनिए आप, ये चिन्ह जो है उदाहरण के चिन्ह है। किसी भी उदाहरण को हम लिखते हैं तो इस प्रकार से लिखते हैं। ये हो गया। फिर अर्ध विराम, तो अर्ध विराम है आपको कहीं दिख रहा, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम भी हमको मिल गया, ये देखो पूर्ण विराम भी लगा है। तो अर्थ यहाँ पे अब हमारा पूर्ण विराम भी ये मिल गया। अब बचा क्या कि इसमें किस विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ। देखिए ये जो आपका होता है ये आपका है अल्प विराम, और यहाँ पे विकल्प हमारा बचा अर्ध विराम। अर्ध विराम का हम जो है ऐसे चिन्ह लगाते हैं, इसी में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। अल्प विराम रहेगा वो केवल ऐसे रहेगा, जो अर्ध विराम रहेगा वो ऐसे करके इस पे जब डाट रखेंगे, अंकी बिंदी रखेंगे, तब ये होता है अर्धविराम। यही वाला इस वाक्य में कहीं भी चिन्ह नहीं है, इसलिए विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, अल्प विराम का प्रयोग किसमें सही हुआ है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अल्प विराम का प्रयोग किसमें सही हुआ। आप आए और आपका बेटा नहीं आया, ये तो गलत है। अच्छा देखो, अल्प विराम का हम वहां प्रयोग करते हैं बस थोड़ा सा रुके फिर अपनी बात को हम आगे कहने लगे। अच्छा बहुत थोड़ा सा रुके अल्प विराम, अब कब मिलोगे, तो ये वाक्य हमें थोड़ा सा सही लग रहा है। अभी और भी देख लेते हैं, तुम्हें जो करना, अब यहाँ पे तुम्हें जो करना हो, यहाँ पे लगता तो थोड़ा सा अच्छा था, कर लो, लेकिन यहाँ तुम्हें जो करना ये भी सही नहीं है। फिर आत्मा अल्पविराम लगा दिया, अजर अमर और अविनाशी है, तो यहाँ पे पूछा गया है अल्प विराम का प्रयोग किसमें सही हुआ है, तो सबसे सही आपका बी है। अच्छा थोड़ा सा रुके अल्प विराम, अब कब आओगे, और कब आओगे तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क भी है, प्रश्नवाचक भी है, तो इसलिए विकल्प नंबर ये आपका सही होगा। निम्न में से कौन सा शब्द सदैव स्त्रीलिंग में
प्रयुक्त होता है सदैव स्त्रीलिंग में। तो देखिए बुढ़ापा तो आता है, हिमालय भी हमने देखा है, बनावट होती है और लड़कपन ये हमारी भाववाचक संज्ञा है। पूछा गया सदैव स्त्रीलिंग, तो बनावट जो शब्द है वो सदैव स्त्रीलिंग के, क्योंकि बनावट होती है, होता है नहीं, बनावट होती है, तो सदैव स्त्रीलिंग के अंतर्गत ये शब्द आ जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जा सकता है? पुरुषवाचक सर्वनाम के, तो राम, यह, हम या कोई। तो पुरुषवाचक सर्वनाम हमने बताया था 3 प्रकार के आपके होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के, जिसमें से ये जो हम है, ये हमारा हम, तुम, वे, ये हमारा प्रथम पुरुषवाचक हो जाएगा, या उत्तम, मध्यम, इस प्रकार से 3 विभाग होते हैं। यहाँ पे आपका है निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रश्न को, बाद में हम इसे पढ़ेंगे। देखिए इस पद्यांश की भाषा कैसी है, तो देखिए कैसी है भाषा। सारे शीतल कोमल नूतन मांग रहे तुमसे, ज्वाला कण विश्व सलभ सिर पर धुन, कहता मैं हाय न जल पाया तुझ में मिल, सिहर सिहर मेरे दीपक जल, जलते नभ में देख असंख्य असंख्यक, स्नेहहीन नित कितने दीपक, जल में सागर का उजला, विद्युत ले घिरता है बादल, बिहस बिहस मेरे दीपक जल। तो सरल साहित्यिक हिंदी है या शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, शुद्ध संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, या ब्रज भाषा है, क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे आपकी शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली यहाँ पे है, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली कि सारे शीतल को कोमल नूतन, यही आपका। 1 मिनट देखिए, यहाँ तक आपका हो गया था। ये था आपका, ये था। 1 मिनट, इसको हम फिर से देखते हैं, इसको हम फिर से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि इस पद्यांश है ना, इस पद्यांश की भाषा कैसी है? तो इस पद्यांश की जो भाषा है तो साहित्यिक, है तो साहित्यिक, साहित्यिक हिंदी है, लेकिन ये सरल साहित्यिक हिंदी है। ठीक है, ये सरल साहित्यिक हिंदी है साहित्यिक ही, खड़ी बोली नहीं, ये सरल साहित्यिक हिंदी के अंतर्गत इसको हम रखेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। इस पद्यांश में कवि ने दीपक के माध्यम से किसे संबोधित किया है? तो दीपक के माध्यम से किसे संबोधित किया है? देखिए मनुष्यों को, ईश्वर को, सलभ को या सागर को। तो ये सारी बातें किसको बताई हैं कि सारे शीतल कोमल नूतन मांग रहे तुझसे ज्वाला, कण विश्व सलभ सिर पर धुन कहता मैं हाय ना जल पाया तुझ में मिल, सिहर सिहर मेरे दीपक जल, जलते नभ में देख असंख्यक, स्नेहहीन नित कितने दीपक, जल में सागर का जलता, विद्युत ले गिरता है बादल, बिहस बिहस मेरे दीपक जल। ये यहाँ पे ईश्वर को तो देगा नहीं संदेश, ना सलभ को ना सागर को, तो मनुष्यों को संदेश यहाँ पे इस कविता के माध्यम से लेखक मनुष्यों को संबोधित कर रहा है। आगे क्या है? इस पद्यांश की शैली कैसी है? इस पद्यांश की शैली कैसी है? तो देखते हैं इस पद्यांश की शैली कैसी है। इस पद्यांश की शैली देखिए, क्या प्रतीकात्मक है? किसी भी प्रकार का प्रतीक है इसमें? नहीं है। क्या संबोधन है? क्या किसी को संबोधित किया गया? नहीं। क्या चित्रात्मक है? किसी के चित्र के माध्यम से बताया गया? नहीं। इसमें से हो जाएगा विकल्प नंबर डी, कोई नहीं। अगला
आपका देखते हैं बिहस शब्द का अर्थ है। बिहस शब्द का कौन सा अर्थ है? तो देखिए बिहस बिहस यानी बिहस बिहस मेरे दीपक जल, यानी हंस हंस के मेरे दीपक जल। तो हंस पक्षी, प्रसन्न या हंसी या संसार, तो हंसी, बिहस बिहस यानी हंस हंस कर, ठीक है, मेरे दीपक जल। अगला आपका है कि दीपक में मिलकर कौन जलना चाहता है? तो मनुष्य, सागर का जल, आसमान में छाए तारे या विरह रूपी पतंगा। तो यहाँ पे दीपक में मिलकर कौन जलना चाहता है? जो विरह रूपी पतंगा है वो जो है दीपक की लौ में जलना चाहता है। तो आज की आपकी जो क्लास थी इसमें पूरा एक सेट है, पूरा एक सेट, हिंदी के सेट में 37 प्रश्न होते हैं, तो पूरा सेट है। और इस समय का जो प्रैक्टिस सेट है उसमें उन्हीं प्रश्नों को उठाया जाता है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको इस समय की क्लासेस हैं कैसी लग रही हैं? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में दीजिए। जय हिंद, जय भारत।